इमेजिन करो एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में जो कि हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है, वो भी एक वक्त के खाने के लिए। अब इमेजिन करो कि इसी लड़के ने आगे चल के 1 लाख करोड़ की कंपनी बना दी। ये कहानी है होंडा के फाउंडर चंग चू यंग की। चंग चू यंग का जन्म 1915 में हुआ था, कोरिया के एक छोटे से गांव में। उनका सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की भी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए। उनको बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कई दिन होते थे कि उनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल केयर तो दूर की बात। चंग को लकड़ियां बेचने कई बार पास के शहर में जाना होता था। वहाँ पे चंग ने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना है और अच्छे कपड़े भी पहन रखे हैं, वो भी बिना दिन रात खेतों में काम किए। ये सब देख के वो गरीबी और अपनी फार्म की लाइफ से फ्रस्ट्रेट होने लगे और अपने लिए भी एक बेटर जिंदगी चाहने लगे। एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि पास के शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है, उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की जरूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनकी धड़कनें तेज हो गई। और 1932 में 16 साल की उम्र में चंग ने चौंका देने वाला फैसला लिया। वो अपना घर छोड़कर शहर भागने वाले थे। चंग अपने एक दोस्त के साथ चुपके से शहर निकल पड़े। चंग 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कौन शहर पहुंचे और वहां कंस्ट्रक्शन लेबरल का काम ले लिया। काम काफी मुश्किल था और कमाई काफी कम, लेकिन चंग काफी खुश थे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा रहे थे। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला चला, उसके बाद वो पकड़े गए। चंग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गांव आकर फार्मिंग में लगना पड़ा। उनके लौटने से फैमिली तो काफी खुश थी, लेकिन चंग खुश नहीं थे। इन 2 महीनों के काम ने चंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया। ऑल्सो वो ये भी जानते थे कि खेतों में काम करके वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन इसीलिए ही वो 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं। दोनों ही बार उनके फादर उन्हें कुछ ही दिनों में ढूंढ लेते हैं। 1934 में 18 की उम्र में वो अपना 4th एस्केप अटेंड करते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता। वो सोल पहुंचते हैं, जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहाँ पे उन्होंने जो भी काम मिला वो किया। वो पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फाइनली उन्हें बोखंग राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर और शॉप ओनर उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद चंग ने काफी मेहनत की और अपने बलबूते ही शॉप को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजली डिसीजन लिया। चंग की मेहनत देखते हुए उन्होंने उस स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे। मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड की, जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल कि तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस समय कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को वॉर के समय सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप की ओनरशिप ले ली थी। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई और सालों की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिल और जान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस सोच के साथ वो एक ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। बहुत जल्द उन्होंने कार रिपेयरिंग बिजनेस में जीरो डाउन किया और 1940 में 3000 का लोन लेके ऑटो सर्विस गैराज खोला। लेकिन इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि खुलने के 1 महीने बाद ही उनके गैराज में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। चंग की सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी। उन्हें अपना लोन चुकाना था और कस्टमर्स को भी आग से होने वाले लॉस से कॉम्पनसेट करना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में इजीली हार मान सकता है, लेकिन चंग ने हमेशा की तरह इस प्रॉब्लम को फेस किया। 3500 वॉन का एक फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा किया। चंग ने देखा कि कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी कार रिपेयरिंग होने में कई हफ्ते लग जाते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी स्पीड को ही अपना मेन फोकस बनाया। जहां कॉम्पिटिटर को एक सर्टेन रिपेयर के लिए 20 दिन लग जाते, वहां चंग का गैराज उस कार को
5 दिन में ठीक कर देता था। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में यानी 1943 तक एक फोर्स 80 एम्प्लॉयज तक की ग्रो हो चुकी थी। तब तक चंग ने अपना पूरा लोन रिपे कर दिया था और अपनी पूरी फैमिली को भी सोल में सेटल कर लिया था। बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो करा था, तभी एक और मेजर डिजास्टर हो गया। बिजनेस तेजी से ग्रो करा था, तभी एक और मेजर डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने थे, इसीलिए जापान ने उनकी गैराज की ओनरशिप ले ली और लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। एक बार फिर उनकी सालों की मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस उनसे एक झटके में ही छीन लिया गया। चंग वापस से स्क्वायर वन पे आ चुके थे। उन्हें अपनी फैमिली के साथ गाँव वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो फिर से एक बिजनेस बना ही लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ साथ कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया। कोरिया के नॉर्थर्न एरिया पे सोवियत यूनियन का रूल था और सदर्न कोरिया में अमेरिका का, क्योंकि इन दोनों ने मिल के वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी। इसके चलते कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। 1946 में चंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस रीस्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था, लेकिन इस बार नाम नया था, हंडाई ऑटो सर्विस। हंडाई मतलब मॉडर्न। कार रिपेयर का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो फैशन अभी भी जिंदा था जो उन्हें अपने यंग डेज में एक लेबर की तरह काम करके मिला था। इसीलिए उन्होंने 1947 में 31 की एज में हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी को एस्टैब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। शुरुआत में उन्हें काफी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950 आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिल रहे थे और यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है। नॉर्थ कोरियन ट्रूप सोल के काफी करीब आ चुकी थी, जिस कारण चंग को अपना पूरा काम छोड़कर अपनी सेविंग्स के साथ कुशन शहर भागना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चंग हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे। इस समय यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलके नॉर्थ कोरियन आर्मी से लड़ रही थी और उन्हें टेंट्स, वेयर हाउसेस और आर्मी हेडक्वार्टर की जरूरत थी। चंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी। चंग ने अमेरिकन को वही दिया। उन्होंने एक छोटी सी टीम से वापस शुरुआत की, कैन डू मोटो अपनाया। मतलब अगर प्राइस सही है तो वे कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को तैयार थे। वॉर चल रही थी तो ऐसे में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, काफी लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार जमात देने के बाद उन्होंने कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिलायबिलिटी के कारण उनकी अमेरिकन से काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो गई। 1952 में वॉर खत्म हो गई, लेकिन फिर भी चंग को अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स को तेजी से बिल्ड करना चालू किया। इन सब में हुंडई ने एक मेजर रोल प्ले किया और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम तोयंग डैम और उनका सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे क्योंगबू एक्सप्रेसवे हुंडई ने ही बनाया था। 1960s में चंग अपने अर्ली 50s में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे। वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर की रोड बना चुके थे, पर अब बारी थी उन रोड्स पे चलने वाली कार्स बनाने की। 1967 में चंग एस्टेब्लिश की हुंडई मोटर कंपनी। 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की कोटिना कार्स को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चला, जिसके बाद दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर
सक्सेसफुली चला। इसके बाद दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगी। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कार बनाए और इसीलिए 1973 में चंग ने पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली नए पार्टनर्स ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की नई टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और फोक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी हुंडई को कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था। बेस्ट पार्ट वाज कि इस डील में हुंडई अपनी ब्रांडिंग और अपने दिए गए नाम के साथ कार बेच सकता था। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के लिए एक आदेश निकाला कि उन्हें सिटीजन्स कार और अपने दिए गए नाम के साथ कार बेच सकता था। और उसी के साथ साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के लिए एक आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन्स कार बनानी है, एक ऐसी कार जो कि अफोर्डेबल, रिलायबल हो और उसमें केवल साउथ कोरिया के बने हुए पार्ट्स ही हो। 1976 में चंग एक नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस्ड कार हुंडई पोनी। अपनी एफोर्डेबिलिटी के कारण कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते हुंडई ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक कैच था, साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट केवल 30,000 कार का था, जो कि प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। ऑल्सो हुंडई पोनी जितनी बड़ी सक्सेस थी ओवरसीज मार्केट में, उतनी ही बड़ी फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट उड़ जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते थे और इसी रीजन से हुंडई मोटर कंपनी पिछले 7 सालों से लॉसेस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें ये कंपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको शॉक्ड कर दिया। उस कंपनी को बंद करना तो दूर, वो एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार्स प्रोड्यूस हो सके। कंपनी के मैनेजमेंट को ये डिसीजन समझ में ही नहीं आया। आखिर 30,000 कार्स के मार्केट में 3 लाख कार्स कौन खरीदेगा? और चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो हो रही थी और हर साल हजारों लोग पॉवर्टी से निकलकर इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे थे, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार्स की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ने वाली थी। प्लस हुंडई की नई कार्स को स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाने वाला था। 1980 में ये फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में हुंडई ने अपनी कंपनी में कई सारे इम्प्रूवमेंट्स के साथ पोनी 2 कार लॉन्च की। न केवल ये कार साउथ कोरिया में सुपर हिट रही, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज में भी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया गया। पिछले कुछ सालों में हुंडई 4 लाख कार बेचकर प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। हुंडई अब ग्लोबल लेवल पर एक डिसेंट कार स्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का टफेस्ट एंड बिगेस्ट कार मार्केट यानी यूएसए को क्रैक करना अभी भी बाकी था। इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से इंटरनेशनल कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना जरूरी था। हुंडई ने जब यूएस मार्केट को स्टडी किया तो देखा जापानीज में कॉम्पैक्ट कार का सेगमेंट कैप्चर कर रखा है और यूएस कंपनीज का मिड लार्ज साइज्ड मार्केट में ऑलरेडी कट थ्रू कंपटीशन है। इसीलिए हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट कार्स मार्केट को टारगेट किया जहां कंपटीशन वर्चुअली 0 था। साथ में हुंडई ने देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार का मार्केट काफी ज्यादा था, तो उन्होंने इन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार के प्राइस पे अपनी नई हुंडई एक्सेल ऑफर की, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इसी स्ट्रेटजी ने यूएस कार मार्केट को हिला के रख दिया। सेकंड हैंड कार बायर्स इंस्टेंटली हुंडई एक्सेल में शिफ्ट हो गए। 1986 में हुंडई ने यूएसए में करीब 1,70,000 कार्स बेची और 1987 में करीब 2,60,000। दोनों ही साल हुंडई एक्सेल यूएसए की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई। यूएसए में कार मार्केट ने अभी तक इतनी बड़ी इनिशियल सक्सेस किसी ने भी नहीं देखी थी और इसी के चलते हुंडई कंपनी ग्लोबल लेवल पर एक मेजर कंपनी की तरह इस्टेब्लिश हो गई। इसी साल 72 की एज में चंग हुंडई से रिटायरमेंट ले ली और ऑनररी चेयरमैन का टाइटल ले लिया, जिसके बाद इनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमान संभाली और पहले जैसे ही डिटरमिनेंट के साथ कंपनी को चलाया। हुंडई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और केवल 2022 में उन्होंने करीब 40 लाख कार्स बेची थी। वैसे तो हुंडई ग्लोबली केवल अपने कार बिजनेस
के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि Hyundai ग्रुप में टोटल 42 अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे Hyundai एलिवेटर, Hyundai इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शिफ्ट बिल्डिंग कंपनी है। और इसी के चलते साउथ कोरिया आज जापान को पीछे करके सबसे ज्यादा शिप्स बनाने वाली कंट्री बन पाई है। साउथ कोरिया के लिए Hyundai एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन दिलवाया। और इन सब की शुरुआत की गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन उसके पास था इमेंस पैशन, विजन, सबसे इम्पोर्टेंट, अ डिजायर फॉर बेटर।